हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करने से बचेंगे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा मांग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा है जो आपको पूछ रहा है, जो बहुत ही डेप्थ से पूछा हुआ है, जिसको हम लोग ने प्रिपेयर करके नहीं गया है। दूसरा हो सकता है करंट अफेयर के बेसिस में कुछ ऐसे डेटा हो सकते हैं जो आपको पूछे। उसके बाद हो सकता है अगर रेपो रेट आपसे पूछ रहा है और आप अपडेटेड नहीं है कि रेपो रेट क्या चल रहा है, तो जो भी ऐसा स्पेसिफिक डेटा जो कि पॉइंट में हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट, डेट बेस्ड क्वेश्चन। डेट बेस्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अगर मान लीजिए किसी 2010 या 2012 की स्कीम की लॉन्च डेट अगर आपको पूछ रही है और आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप उसको अटेम्प्ट करने से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री किसी बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट का डेट पूछ रहा है और वो डेट है, वो ईयर में मैच नहीं खा रहे हैं लेकिन मंथ में मैच खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट 2012 में हुआ है या 2015 में हुआ है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि 12 मई 2012 या फिर 29 मई 2012, तो ये बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे या तो आप चांस ले लीजिए या तो उसको अटेम्प्ट करने से बचिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन सीजीपीएससी के स्कोप के बियॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक के बारे में पूछ रहा है, नेचुरल डिजास्टर के बारे में पूछ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए या फिर सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सीजीपीएससी के बियॉन्ड के स्कोप है। अगर इनके स्टेटमेंट्स को पढ़ के अगर कुछ ज़्यादा चमक नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर कोई करंट अफेयर बहुत ही डेप्थ से पूछ दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बहुत ही रेयर सी रिपोर्ट है जो हमने नहीं सुनी है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिजिटल इकोनॉमी पे कुछ रिपोर्ट आई हुई है जो कि उतनी पॉपुलर नहीं है। जो पॉपुलर रिपोर्ट्स होते हैं वो किस प्रकार के होती हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये पॉपुलर इंडाइसेस हैं। लेकिन कहीं अगर बहुत ही रेयर सा कोई रिपोर्ट जो कि फॉर एग्जांपल लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं स्विट्जरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, इस टाइप का कुछ बहुत ही कम सुने हुए लेस पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट निकली है, डेटा निकले हैं, तो इस प्रकार का जो करंट अफेयर है जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से पूछे जाते हैं, जो हमारा पॉपुलर करंट अफेयर, फॉर एग्जांपल इंडाइसेस, रैंकिंग, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, उसके बाद आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की कोई बहुत ही मेगा स्कीम लॉन्च की डेट, ये एक्सपेक्टेड करंट अफेयर है। इनके अलावा जो भी करंट अफेयर आपको पूछ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ से पूछ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लास्ट में एक सिंपल सा एक कह सकते हैं एडवाइजरी आपको कि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बार बार पढ़ेंगे, तो अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो उसके कारण 2 या 3 ऑप्शन पे एलिमिनेट होकर आपको आंसर मिल सकता है। तो ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेट, डेटा, या फिर हो सकता है किसी प्रकार का बहुत ही रेयर डेप्थ में अगर फैक्ट पूछा है, या फिर कोई बहुत ही डेप्थ में चले गए किसी टॉपिक के, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप यूजुअली छोड़ सकते हैं। वंस अगेन, ये जो पर्टिकुलर छोड़ने वाली ट्रिक है ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि यूजुअली मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि अगर आपको एक भी स्टेटमेंट के बारे में पता है कि ये डेफिनेटली सही है, गलत है, तो ऑप्शंस कट जाते हैं, और अगर 2 ऑप्शन भी बचे हैं तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप उसको अटेम्प्ट करिए। चलिए 2021 और 2020 के पेपर जो आपने रिसेंटली दिए हैं उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, जो इनमें से एक कैटेगरी जो मैं आपके साथ डिस्कस की है उसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, बिना एग्जाम्पल के किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना इज़ लाइक किसी अंधे को आप बता रहे हो कि पहाड़ कैसे दिख रहा है। तो हमेशा मैं फोकस करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग वर्किंग एग्जाम्पल के साथ एक कॉन्सेप्ट को समझ सके तो उतना ही बेहतर होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको डेफिनेटली नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है बाउंसर क्वेश्चन, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ये वाला स्टिकर दिखे तो आप समझ लीजिए कि ये बाउंसर क्वेश्चन है, इसको हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है और मेरे ख्याल से ये है सेट बी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था।
अब देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इसमें ये जो पर्सनालिटी है इनके बारे में मैंने सीजीजीएस में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि कांगे जो वर्ड है हो सकता है कंगला मांझी के रिलेटेड तो हो सकता है आप सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। एंड सेकेंड पार्ट में संत गाहिरा गुरु, इनके नाम पे केव है, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनके जीवनी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है सीजीपीएससी का सिलेबस कवर करते टाइम, तो यहाँ बता पाना कि इनका नाम महेश्वर था या नहीं था, ये दोनों डाइसी है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमको नहीं पता है, ये वाला स्टेटमेंट हमको ढंग से नहीं पता है, तो आई विल सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, स्पेशली इन फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो ये एक ऐसा बाउंसर क्वेश्चन हो सकता है जिसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। कैटेगरी ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इन डेप्थ नॉलेज या बियॉन्ड सीजीपीएससी का नॉर्मल स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये 14th नंबर क्वेश्चन, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन विथ वेरी डीप फैक्ट्स वाले कैटेगरी में आएगा। देखते हैं वाला क्वेश्चन कैसा है। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, ये कथन किसका है। देखिए सीजीपीएससी के स्कोप के बियॉन्ड का क्वेश्चन है ये। पहली बात तो इनके बारे में हमने बस ये पढ़ा है कि इन्होंने कौन से ऑफिसेस होल्ड किए हैं, ये कौन से पद में थे। हमने इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में, इनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स के बारे में, मैंने जिस जीएस के क्वेश्चंस, जीएस की बुक से सीजीजीएस पढ़ा है वहाँ पे मुझे ये सब नहीं दिखाई दिया, तो मेरे लिए ये एक बाउंसर क्वेश्चन है एंड मैं उसको छोड़ दूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करिए, क्योंकि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से किसी का भी स्टेटमेंट रह सकता है, ना इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, ना इसमें मेरा नॉलेज लग रहा है। कुल मिला के बहुत ही आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है एंड सही यही होगा कि आप छोड़ दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। 15th नंबर का क्वेश्चन ये फॉल करेगा कैटेगरी में डेट वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया। अब इसमें अगर हम लोग ईयर्स देखेंगे तो ये 1932 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ईयर्स का रफ टाइमलाइन भी हमको जज करते नहीं बन रहा है। और ये जो डेट है बहुत ही स्पेसिफिक डेट है, 12 फरवरी, 16 मार्च, 19 अप्रैल, 13 जून। अगर आप इस हिस्टोरिकल इवेंट से परिचित नहीं है और उसकी क्रोनोलॉजी से परिचित नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि इस प्रकार के डेट वाले क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन आपको छोड़ने बोल रहा हूँ, मान के चलिए दे आर वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस और इनसे कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ हमेशा इजी क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चन से डिसाइड होता है। टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चंस आपको टफ पूछ दिए गए हैं तो मान के चलिए कि 200 माइनस 2 इंटू 20 मतलब 200 माइनस 40, कुल मिला के आपका जो पेपर हो गया है वो अब हो गया है 160 नंबर का। तो आप मान के चलिए जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है उसको कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, आपका जो 200 नंबर का पेपर है वो लगभग 160 नंबर का पेपर बन जाएगा अगर 20 वेरी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका नेचर मोर और लेस इस प्रकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया है कि देखिए अब इसमें ऐसा हो गया कि पॉलिटी का क्वेश्चन है तो ये सीजीपीएससी के स्कोप के बाहर वाले कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स पूछा है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। अगर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल पार्लियामेंट के सेंस में पूछा जाता तो हम बता सकते थे आर्टिकल 110 में है, लेकिन क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर में पूछ रहा है आर्टिकल और ये बहुत ही इन डेप्थ स्पेसिफिक डेटा वाला क्वेश्चन हो गया है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is total fertility rate in छत्तीसगढ़ as per 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखिए ये डेटा वाले कैटेगरी में आएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे 1.8, 2.0, 2.2 और 2.4 इस प्रकार के क्लोज एलिमेंट दिए हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में आजू बाजू या फिर कोई क्लोज रिलेटेड डेटा नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हालांकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि 2.1 जो होता है फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट होता है। अगर किसी पॉपुलेशन का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहेगी, 2.1 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन घटेगी। और छत्तीसगढ़ में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है पिछले डिकेडल सेंसस के हिसाब से, तो 2.1 के ऊपर ही होना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़। दूसरी बात, अगर आपने पढ़ के रखा है HSC इकोनॉमिक सर्वे के ओरिजिनल कॉपी तो आपने रेफर किया है तो ये पर्टिकुलर डेटा लास्ट के 4 पेजेस में दिया होता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का मैप बना होगा यहाँ पे और ये टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पे लिखा होगा और मेरे नॉलेज से मुझे पता है कि इसका आंसर 2.2 है
आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसके लॉजिक के बारे में नहीं पता है, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में नहीं पता है और आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफ वाले कैटेगरी में। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जो टफ वाले कैटेगरी में आएगा वो है ये। फॉर एग्जाम्पल इसमें बोल रहा है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेश या उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। अब देखिए बहुत ही डेटा बेस्ड या डेट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसको भूल जाइए, अगर आपको रफली पता है ना इनमें से कौन पहला बना है और इनमें से कौन लास्ट बना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट ईयर से तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल करता है अंदर डेट वाली कैटेगरी एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी टफ। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है एलिमिनेट करने के लिए, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। यस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देख के फेफड़ों से जितनी हवा थी सब निकल गई। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ईच डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन गिवन टू एडल्ट्स। देखिए इसमें 1 ml, आधा ml, 2 ml और 1.5 ml की लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। जिन्होंने तुक्का मारा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आई एम वेरी श्योर अगर वो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन को नहीं पता होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्लीज़ 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 छोड़ दीजिए। डू नॉट अटेम्प्ट, यहाँ पे तुक्का मारने का कोई सेंस नहीं है। सीधा वन लाइनर है और डेटा बेस्ड है। तो कुल मिला के ये डेटा बेस्ड या फिर टू मच इन डेप्थ वाले कैटेगरी में आएगा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दिखेंगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आ जाए। विच इज़ आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। गलवान रिवर वॉज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसल गलवान. Ghulam Russell Galwan was a Ladakhi explorer. He wrote a book in English named Servant of Sahibs. अगर आप अवेयर नहीं है करंट अफेयर से या फिर आप कह लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में आपने पढ़ा नहीं है ना करंट अफेयर मैगजीन में ना न्यूज़ में, तो ये वाले क्वेश्चन को चुपचाप छोड़ दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है कैटेगरी में आउट ऑफ CGPSC सिलेबस या टू इन डेप्थ करंट अफेयर वाले कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आउट ऑफ CGPSC सिलेबस या फिर टू मच इन डेप्थ नॉलेज वाले कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन। इसमें इस रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है, यानी आला रिवोल्ट ही मैंने पहली बार पढ़ा है, तो मैं कहाँ से बताऊँ कि कौन किसका पिताजी था और बेटा था। गंजाम रिवोल्ट ऑकर्ड ड्यूरिंग AD 1800 to 1805, क्या पता। गंजाम रिवोल्ट वॉज लेड बाय धनंजय, नहीं पता। रिवोल्ट ऑफ गुमसुर वॉज लेड बाय श्रीका भांजा, नहीं पता मुझे। धनंजय वॉज फादर ऑफ श्रीकर भंज। देखिए इसमें ना एक भी स्टेटमेंट मुझे पता नहीं है, तो मैं चुपचाप इस स्टेटमेंट को छोड़ दूंगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट के भी 2 नंबर है और इसके जस्ट ऊपर वाले अगर जो पूछा गया है तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 नंबर है। तो मैं ज़्यादा ना अपने आप को स्वेट नहीं करूँगा, ज़्यादा एंशियस नहीं होऊंगा। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है मैं चुपचाप उसको छोड़ दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 79। Read the following statement with respect to Indian Council Act 1892 and choose the correct option. It was implemented on this date. Out of total 24 members, 5 were non-government members. Members were given right to ask supplementary question. इस थर्ड स्टेटमेंट के अलावा ये दोनों क्वेश्चंस ना लक्ष्मीकांत में दिए हैं ना CGPSC के स्कोप में है। डेट वाला तो आप जाने दीजिए, इसका तो कोई माई बाप नहीं है। सेकेंड, आउट ऑफ 24 मेंबर्स 5 वेयर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, ये भी डेटा का कोई मुझे नहीं लगता है कि सेंस बन रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि हाँ मेंबर्स वेयर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर इसके बेसिस में अगर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें 3 नहीं है, तो डेफिनेटली A या C से इसका आंसर है। अगर आप इसको लेके भी अगर क्लूलेस है और आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसको आउट ऑफ CGPSC के सिलेबस या CGPSC का स्कोप या फिर टू मच इन डेप्थ वाले कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 आंसर दिख रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। J.D. Dana prepared a spatial geological time scale to indicate the geological history of Indian subcontinent rocks. एंड दूसरा स्टेटमेंट है एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक्स आर सब डिवाइडेड इनटू आर्कियन, पुरानिक, द्रविडियन एंड आर्यन पीरियड्स। देखिए ये वाला सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है कि आपको रफली रिलेट कर जाए, लेकिन J.D. Dana तो हमारे ना मेंस के सिलेबस में है ना प्रीलिम्स के सिलेबस में है, तो इसको आउट ऑफ CGPSC सिलेबस वाले पोर्शन में मैं डाल सकता हूँ। एंड अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सिमिलरली ये भी टिपिकल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इपोक्स।
इस इसमें बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो देखिए इसमें ये जो ऑप्शंस है ना, इनका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम नए हैं। सीजीपीएससी में ऐसा कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेरे को पढ़ने में नहीं मिला है, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। तो आई विल ट्रीट दिस एज आउट ऑफ सीजीपीएससी सिलेबस वाला, स्कोप वाला क्वेश्चन। अब क्या होता है, डिबेट क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखो सर ऐसा आया है, ये वाला क्वेश्चन देखो सर जेडी राणा वाला आया है। तो लोग क्या करने लगते हैं कि पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी पढ़ने लगते हैं, पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी बड़े बड़े बुक से, एनसीईआरटी, माजिद हुसैन, यूपीएससी ऑप्शनल वाले बुक से पढ़ने लगते हैं। द रीज़न कि ये टैक्टिक काम नहीं करेगा कि दीज आर वेरी 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 रेयर क्वेश्चंस, एंड इन क्वेश्चंस के लिए अगर आप कोई थ्योरी पढ़ भी लेते हैं, that is never going to help you in CGPSC मेंस। कि CGPSC का मेंस का सिलेबस से डिफाइंड है, दिया हुआ है, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, एंड उसको कवर करने में उतना एफर्ट नहीं लगेगा जो कि आप प्रीलिम्स के छोटे मोटे फैक्ट्स को कवर करने के लिए लगाएंगे तो लगेगा। तो मेरी सिंपल एडवाइस आपको यही है दोस्तों, इन क्वेश्चंस के पीछे मत जाओ। इस प्रकार के जो रेयर क्वेश्चन है, दीज आर ओनली 20% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी घट गए हैं, क्योंकि इनके कारण ये होता है कि कट ऑफ नीचे चले जाता है। वॉट यू हैव टू फोकस इज ऑन द यूजुअल ईजी 80% क्वेश्चंस जिनसे कट ऑफ डिसाइड होगा। ये एक्सेप्शन में आए हुए 40 नंबर में फोकस नहीं करूंगा, जो यूजुअली 160 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 160 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन पे मैं फोकस करूंगा। इस 160 में से अगर मान लो आपके 110 भी आ गए तो आप पार कर जाओगे इस पर्टिकुलर पेपर को, क्योंकि इसका कट ऑफ ही गया था 105। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 40 नंबर ऐसे हैं जिनको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते और आपका जो कट ऑफ है वो चला जाएगा 170। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। इस प्रकार का जो टफ क्वेश्चन है जिसपे पूरा का पूरा मार्केट टिकर होता है, सब लोग इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दीज आर वेरी एक्सट्रीम क्वेश्चंस, एंड इस प्रकार के एक्सट्रीम क्वेश्चंस ना वापस रिपीट होने के चांसेस होते हैं और ना ही आपको मेंस में मदद करने वाले हैं। तो फोकट की इन्वेस्टमेंट करने से बचें और जितना हो सके स्टिक टू द कन्वेंशनल क्वेश्चंस। और अगर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कि इसमें बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स विद देयर लोकेशंस। देखिए अगर इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते नहीं बन रहा है तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और आउट ऑफ सीजीपीएससी सिलेबस के स्कोप वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे बोल रहा है शिवालिक पार्क, शिवालिक पार्क मतलब क्या हो जाएगा कि ये इंडिया के हिमालय से टच करने वाला जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम शिवालिक। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आ सकता है। तो आपको ये बात पता है कि शिवालिक पार्क कहीं से भी साउथ के तिरुचिरापल्ली में तो नहीं हो सकता, तो बी का 3 तो नहीं हो सकता। तो बी में 3 दिख रहेगा, ये वाला ऑप्शन, तो ये बी वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, ये कट गया। तो इस प्रकार से अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन 3 ऑप्शन को तो आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको फैक्ट नहीं पता है इनमें से एक, अगर आप ये लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं कि शिवालिक पार्क डेफिनेटली साउथ में नहीं होगा, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन मेरी हमेशा आपसे पर्सनल सजेशन रहता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यूजुअली बन जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, अगर आपको चांस लेना है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बाउंसर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 का पुरस्कार मिला है। देखिए भारत रत्न जो होता है वो काफ़ी न्यूज़ में होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अगर छत्तीसगढ़ में किसी को मिला है तो वो यूजुअली पूछा जाता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया में इतनी बड़ी लंबी लिस्ट में अगर आपको पद्मश्री देखना है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको इनमें से एक भी पर्सनालिटी पता है तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट। मान लीजिए आपको पता है कि ये जो पर्सनालिटी है इन्होंने इस पर्टिकुलर में किया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फील्ड में किया है, तो आप देखेंगे मान लीजिए अगर बी का ऑप्शन 2 है तो बी में 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे और आपका एक ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से ये अवार्ड्स दिए गए हैं और किनको क्या मिला है, अगर इनमें से एक भी पर्सनैलिटी नहीं आपको पता है तो आपका एक ही काम है,
छोड़ दिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये टू मच इन डेप्थ करंट अफेयर वाला पार्ट हो जाता है, तो उसको ना ही अटेम्प्ट करें तो चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेटा वाले कैटेगरी में आ जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द वेटेज इन परसेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन कैलकुलेशन ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब देखो इसमें इतने क्लोजली स्पेस्ड है, 62.43, 64.23, अगर आप पाकिस्तानी है तो 63.43 और 60.23। देखिए ये ना ऐसा है कि 1% का खेल है, इसको भी छोड़ दो, अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के आपको पता चल गया है कि 2021 के पेपर में लगभग, अगर हम लोग को गिना जाए ऊपर से, तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते थे। तो मान के चलिए 15 तो मैंने यहाँ पे गिने हैं, और हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे और हों जो हम लोग बिल्कुल भी छू नहीं सकते थे। तो लगभग यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको अटेम्प्ट करना पाना बहुत मुश्किल था। एंड यही रीज़न है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं स्पॉट कर लिया मैंने कि 2021 के पेपर में ये तो अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। और जब हमने कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया था 2021 में, तो वो एकदम एग्जैक्ट बैठा था। मेरे ख्याल से 2021 का जो कट ऑफ है वो लगभग गया है, 2020 का कट ऑफ मेरे ख्याल से 105 के आसपास गया है, और 2021 का कट ऑफ अभी किसी को पता नहीं है क्योंकि अमेंडेड मॉडल आंसर नहीं आया है। एंड लगभग मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 78 से 83 के बीच में आना था, और इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड उन्हीं के कारण कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो यहाँ से 2021 के पेपर से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको ना अटेम्प्ट करते हुए भी बड़े आराम से CGPSC से कट ऑफ निकाल सकते हैं। ये हो गई 2021 की बात। अब हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। 2020 के पेपर में आ जाते हैं। तो 2020 में जो बाउंसर क्वेश्चन थे वो थे ये। इसमें जैसे ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किन 2 खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है। इसमें अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन चारों ऑप्शन से मैं अवेयर नहीं हूँ, और इन चारों ऑप्शंस का जो कूट दिया हुआ है या फिर कोड दिया हुआ है उससे भी मैं अवेयर नहीं हूँ। तो देखिए खो खो जैसे रेयर स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि अगर न्यूज़ में आया भी होगा तो इग्नोर हो गया होगा, तो मुझसे तो नहीं बन रहा था। मैंने ज़बरदस्ती अटेम्प्ट किया था ये अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मेरा गलत हुआ था। तो ये बहुत ही इन डेप्थ करंट अफेयर वाले कैटेगरी में अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट बाउंसर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है बहुत ही रेयर CGPSC का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। प्रफुल्ल कुमार देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमार देवी की आयु 12 वर्ष थी। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आप एलिमिनेट कर जाएंगे कि ये गलत है कि प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी। तो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे है वो वाला तो आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट कर जाते हैं पहले स्टेटमेंट की मदद से और ऑप्शन फंसते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के रेयर फैक्ट्स हैं तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं बोलूँगा टू मच इन डेप्थ नॉलेज वाले कैटेगरी में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झंडा सत्याग्रह जहाँ तक मुझे पता है 1923 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि 1 जनवरी है 31 मार्च है। मेरे ख्याल से मैंने इसका 31 मार्च डाला था शायद इसका ऑप्शन, और शायद इसका ऑप्शन 1 जनवरी है। आई कैन नॉट एक्चुअली रिमेंबर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। लेकिन अगर आपको इतना ही पता है ना कि 1923 था और 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। लेकिन मीनवाइल अगर आपको पता ही नहीं है कि 1922 से 23 से 24 है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन टू मच इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दो, ठीक है। गैस वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने गैस वर्क किया था और मुझसे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। तो देखिए मैं कैसे करके 0.66 नंबर आपका बचा रहा हूँ। और कुछ नहीं तो अगर आप पूरे एग्जामिनेशन में
3 से 4 नंबर तो टोटल ऐसे क्वेश्चंस को बिना कुछ करे आप बचा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करने के आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और आप मार्केट में जाके जितने भी आपके दीदी भैया हैं उनसे पूछ लीजिएगा, सबका जो प्रीलिम्स है माँ सरस्वती की कृपा से हमेशा 1 या 1.5 नंबर से ही रुकता है। ठीक है, तो अगर बिना कुछ करे आप 3 से 4 नंबर बचा ले रहे हैं, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और इससे बढ़िया स्मार्टनेस तो नहीं होगी। तो मान के चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करके भी आप अपने मार्क्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार नंदनलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? देखिए क्या कहूँ मैं, यह वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे बताऊँ मैं इसको, ये कौन सी ईयर में प्रिंसिपल बने थे? तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, काट देंगे, दोबारा नहीं देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं एकदम ही टू मच इन डेप्थ नॉलेज, डेट और डेटा वाले कैटेगरी में डालता हूँ। इसको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियां एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। देखिए ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी ने बहुत ही इन डेप्थ पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि मैंने पॉलिटी अटेम्प्ट कर अच्छे से पढ़ी है, तो मैंने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये गलत हो गई थी। इसमें जो कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं बैठा था। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ लग रहा है, और तीनों ही जो फैक्ट्स हैं या फिर डेटा बेस्ड जो स्टेटमेंट्स हैं, इनका सही गलत तौल पाना, नाप पाना, मुझे लगता है कि उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ पता है ना तो आप अटेम्प्ट करो, अगर नहीं पता है तो तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एक इक्वेशन आता है और उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू दिखी होती है। मुझे याद थी, मैंने अटेम्प्ट करी, मुझसे बन गया। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं है इस पार्ट से, या फिर आर्ट वाले बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है, या फिर सीजीपीएससी की स्कोप के नहीं पढ़ी है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, कट ऑफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 5 सेकंड का मौन इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 5 सेकंड भी मौन नहीं रखा गया मुझसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था ना कि मतलब मैं निशब्द हो गया था एग्ज़ाम हॉल के बीच में। मुझे लगा कि भाई ये जिसने बना लिया ना, उसको ना डायरेक्ट ब्रह्मा के कैटेगरी में डाल देना चाहिए, कि ये एकदम इम्पॉसिबल क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, इसको मैं डालूंगा कैटेगरी में आउट ऑफ सीजीपीएससी सिलेबस। Which of the following statement are correct regarding the solar system? Mercury is the hottest planet in the solar system. Satellite of Saturn is the largest satellite in the solar system. Neptune is surrounded by methane gas rings of sub-zero temperature. Phobos and Deimos are two satellites of Mars. अगर आप सोलर सिस्टम से अवेयर नहीं हैं या फिर आपने NCERTs नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने अटेम्प्ट करी थी ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मेरा ये गलत हो गया था। तो देखिए मैं कैसे कर करके आपका 0.66 नंबर जोड़ते जा रहा हूँ। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन में मिलकर अटेम्प्ट नहीं करना है तो 6 नंबर या 6.6 नंबर आपके बच जाएंगे, और मोहल्ले में जाकर किसी भी दीदी भैया से पूछ लीजिएगा, उनका प्रीलिम्स हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर से चूकता है। तो देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से बिना कुछ करे 3 से 6 गुना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इनको मैं डालूंगा बहुत ही रेयर या इन डेप्थ करंट अफेयर वाले कैटेगरी में। विच शिप ऑफ इंडियन नेवी हैड रीच्ड नारोंग पोर्ट ऑफ हो ची मिन सिटी अंडर मिशन सागर with 15 tons of humanitarian assistance and disaster relief stores for flood affected people of central Vietnam in December 2020। देखिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये मैंने ब्लाइंड तुक्का मारा था और ये मेरा सही हो गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले के 3-4 क्वेश्चन में वैसे भी गलत कर चुका था। ये वाला क्वेश्चन किस्मत से सही हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही रेयर, इन डेप्थ, करंट अफेयर वाले कैटेगरी में आते हैं। इसको आप अटेम्प्ट ना ही करें तो सही है।
सिमिलरली यहाँ पे विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP, ये बहुत ही रेयर अवार्ड था, लेकिन उस समय लॉजिक लग गया था कि चलो उस समय सोनू सूद बहुत न्यूज़ में थे, तो सीधी सी बात है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड उन्हीं को मिला होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन या अवार्ड आता है थोड़ा सा कम पॉपुलर सा, थोड़ा सा अनसुना सा, और वहाँ पे आपको सारे नए पर्सनैलिटीज़ दिखते हैं, तो उनको अटेम्प्ट मत करिए। तो मेरी एडवाइस है, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने सही कर लिए थे, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन हाउस, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल या फिर टू मच इन डेप्थ वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि दिस आर वेरी 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 फैक्चुअल एंड इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आई विल सजेस्ट टू यू कि प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि यूजुअली डेट वाले होते हैं, डेटा वाले होते हैं, आउट ऑफ CGPSC स्कोप होते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होते हैं, और जिसमें वन लाइनर स्टेटमेंट होते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होते हैं आपको बचाने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब प्रीलिम्स आधे नंबर 2-2 नंबर से रुक रहा है और बिना कुछ किए आपको 5 से 6 नंबर आप अपने बचा पा रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू डू एवरी सिंगल बिट, ताकि आपका प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। दोस्तों, मैंने आज बहुत सारे वर्किंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है 2021 का रीसेंट पेपर, 2020 का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। इन सब से मैंने आपको समझाया है किस प्रकार से आप अपना एफर्ट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया है कि CGPSC में किस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने से आपके कट ऑफ में या आपके चांसेस ऑफ राइटिंग मेंस में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बी वेरी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच, मेहनत करिए, एंड क्वेश्चन बनाने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन छोड़ना, स्पेशली व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज रियली 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 टफ, जो कि 2021 के प्रीलिम्स के पेपर और 2020 के प्रीलिम्स के पेपर से आपको पता चलता है। तो दोस्तों, आज का जो की टेक अवे है वो ये है कि कुछ ना करके भी आप अपने मार्क्स प्रीलिम्स में बढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा फ्री आलस वाली एडवाइस आपको नहीं मिलेगी। फ्री किए, ले लो, गो प्रैक्टिस इट। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो पास्ट ईयर में निकाल के, जिनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए या फिर जिनका करेक्ट होने का चांसेस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। बातें ध्यान रखिए, बी वेरी स्मार्ट। जहाँ पे करने वाले कम मार्क्स लाके बाहर हो जा रहे हैं, उससे अच्छा तो लाख गुना अच्छा ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को भाप जा रहे हैं कि इनके क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड द बेस्ट डिसीजन सम टाइम इज़ टू नॉट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज क्लियर हो गया है कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, जिससे CGPSC प्रीलिम्स आपका अटकेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे, स्पेशली मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की हम लोग ब्यूटी देखेंगे कि किस प्रकार से आपको उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन एक थोड़े से लॉजिक, थोड़े से स्मार्टनेस से आप 2-2 नंबर करके एटलीस्ट 20 नंबर एक्स्ट्रा उठाएंगे अब के ट्रेंड वाले क्वेश्चन पेपर्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, एंड नेवर अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ दे कम इन योर CGPSC प्रीलिम्स। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।